ये मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मोइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मोइज़ का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मोइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे का इंतज़ार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मोइज़ की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा, जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद लम्हे के बावजूद उसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली। उसने मोइज़ की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मोइज़ ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा और उसके भाई के हाथ में उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़ कर दिखाता हूँ। मोइज़ ने उसे गालियाँ देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसे पूरी कुव्वत से घुमाकर अपने बर्क रफ्तारी के साथ उस रैकेट को मोइज़ के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी ना सका। इसने कुछ देर बाद मोइज़ की कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ़ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठाया हुआ रैकेट नीचे कर लिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़े भाई को मारते हो। उसकी नज़र अब उसके हाथ में पकड़े हुए रैकेट पर गई। नहीं आती, इसने बड़ी पिटाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मोइज़ ने बुलंद आवाज़ में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। हाँ, क्यों नहीं? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिर सिरे पर रुक कर उसने मोइज़ से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मोइज़ को इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई है। मोइज़ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा, जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिस समांथा ने दूसरी रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था। वक्तन फ़ाक्तन वो बाहर से नज़रें हटाता, एक नज़र मिस समांथा को देखता और उसके बाद फिर उस तरफ बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शोहर के साथ आई थी। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में उनके शोहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ के सफारत खाना से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रहीं। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिस मैरीन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने उस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा
पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें उस लड़के पर मरकूज़ रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। उस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिस समांथा ने से उसकी नज़रें मिलीं। उन्होंने मुस्कुराकर एक बार फिर अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नज़रें लड़के पर रखीं। जवाब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। इसके बाद मिस समांथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकज़ कर ली। उनका ख्याल था कि वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, उसके बाद अब दोबारा बाहर नहीं देखेगा। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के बाद ही उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की के बाहर मतवज्जा देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तौक़ुफ़ उस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिस समांथा मुस्कुराई नहीं, बल्कि कदरे संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड पर कुछ लिखने के बाद उस लड़के की तरफ देखा। वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ़ था। इस बार उनके चेहरे पर कुछ नाराज़गी नमूदार हुई और वो कुछ झंझालते हुए खामोश हो गई। और उनके खामोश होते ही लड़के ने खिड़की से नज़रें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार लड़के के माथे पर कुछ शिकने थीं। एक नज़र मिस समांथा को नागवारी से देखकर वो फिर खिड़की से बाहर देखने लग गया। उसका अंदाज इस कदर तौहीन आमेज़ था कि मिस सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, एक अल्फाज में जवाब आया। अब वो चुपती नज़रों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि समांथा ने एकदम हाथ में पकड़ा हुआ मारकर होप सो कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो तुम यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। कुछ देर बाद लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नज़रों का तबादला करते देखा। वो लड़का अब सर्द नज़रों के साथ समांथा को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड के आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज़ तेज़ कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लग गया। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद उसने मार्कर पर कैप लगाकर उसे मेज़ पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज से समांथा ने उछाला था। उसकी तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिस समांथा ने उसे मारकर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाई जाने वाली इस लेबल डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे और ये 3 मिनट में बनाने वाली डायग्राम उनकी डायग्राम से ज़्यादा अच्छी थी। वो इसमें मामूली सी भी गलती नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर उस लड़के की तरफ देखा तो वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। खैर, वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से उमामा की आवाज़ सुनाई दी।
कौन है उमामा? मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद लॉक खुलने की आवाज़ आई। वसीम ने दरवाज़ा खोल दिया। उमामा उसकी जानिब पश्त किए अपने बेड की जानिब बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। मामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं और वो उससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। उमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठे हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं? उसने तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छुड़ा दिया। बुखार तो नहीं है। फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूँगा मैं तुमसे? वसीम ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलती ही उसने दरवाजे को फिर से लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। Guys, do subscribe my channel and hit the bell icon. Bye bye.